हेलो फ्रेंड्स, लीगल केस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंपनी लॉ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में, सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड 1897। इस केस को डिसाइड किया था यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। एरोन सैलोमन ran a business as a leather merchant who manufactured leather boots as a sole proprietor। यहाँ पे एरोन सोलोमन जो होता है वो अपना एक बिजनेस जो है रन कर रहा होता है, जिसका जो बिजनेस होता है उसका वो लेदर के जो बूट्स होते हैं उसका वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, और वो जो उसका बिजनेस होता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप पे होता है। इन 1892 ही डिसाइडेड टू कन्वर्ट दिस बिजनेस इनटू अ लिमिटेड कंपनी। 1892 में वो डिसाइड करता है कि वो अपनी इस बिजनेस को लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर देगा। He incorporated a limited company named Salomon and Company Limited along with his wife, daughter, and his 4 sons as a member of a company, and Salomon and 2 of his sons constituted the board of director of the company। जब वो ये कंपनी बनाता है सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, इनकॉर्पोरेट करता है, तो उसमें वो अपनी वाइफ, डॉटर और उसके जो 4 सन्स होते हैं उनको भी उसमें मेंबर बनाता है, और सोलोमन और उसके 2 जो सन्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी में जगह पाते हैं। इसके बाद सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड परचेज कर लेती है सू का बिजनेस, जो कि एरोन सोलोमन का होता है, और उसकी वैल्यू जो होती है वो 40,000 पाउंड्स होती है उस टाइम पे। द प्राइस वाज सेटिस्फाइड बाय 10,000 पाउंड्स इन डिवेंचर्स, conferring a charge over all the company's asset 20,000 pound in fully paid up 1 pound per share and the balance in cash। इसमें इसी केस में आगे जो है जो 40,000 पाउंड्स उसके कंपनी उसके बिजनेस की जो वैल्यू लगाई जाती है उसमें से 10,000 पाउंड्स के जो है उसे डिवेंचर दिए जाते हैं एरोन सोलोमन को, और उसके बाद जो कंपनी के जो उसका जो बिजनेस होता है उसके जो एसेट्स होते हैं वो 20,000 पाउंड्स के होते हैं, और फुली पेड अप 1 पाउंड पर शेयर होता है, और जो बैलेंस बच जाता है वो उसे कैश में पे कर दिया जाता है। 7 shares were subscribed in cash by the members, and the result was that Solomon held 20,001 shares out of 20,007 share issued, and each of remaining 6 share was held by member of his family। अब यहाँ पे 20,000 जो शेयर होते हैं वो तो सोलोमन को दिए जाते हैं, और उसके अलावा 7 शेयर जो होते हैं वो एक शेयर जो है हर एक मेंबर को कंपनी के दिए जाते हैं। ये एक शेयर हर एक मेंबर को इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो उस टाइम का यूके का जो कंपनी लॉ का रूल था उसके मुताबिक आप कंपनी के जो है मेंबर लीगली तभी माने जाएंगे जब आपके पास मिनिमम 1 शेयर उस कंपनी का हो। इसलिए ये जो 7 शेयर हैं उसमें से एक शेयर सबको दिया जाता है, और जो बाकी के रिमेनिंग सारे जो शेयर हैं 20,000 के अराउंड वो सोलोमन के पास होते हैं। विद इन अ ईयर the business of the company started to go into loss, went into liquidation, and the company had to be winded up। अब जब ये कंपनी जो है क्रिएट हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है, उसके 1 साल के अंदर ही कंपनी जो है घाटे में जाती है। अब जब घाटे में जाती है तो वो लिक्विडेशन के प्रोसेस पे जाती है बंद होने के लिए, क्योंकि जब भी कंपनी वाइंडिंग अप होती है तो उससे पहले उसका लिक्विडेशन होता है। ऑन वाइंडिंग अप द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वाज सच दैट द असेट वर 6,000 पाउंड्स, डिवेंचर 10,000 पाउंड्स, जो कि सोलोमन जो है वो डिवेंचर होल्डर होता है, एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 7,000 पाउंड्स। इसमें जो जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो उस कंपनी की जो एसेट होते हैं उसकी वैल्यू 6,000 पाउंड्स लगाई जाती है, और जो डिवेंचर होते हैं सोलोमन के पास 10,000 पाउंड्स के, क्योंकि जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं, और जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे वो 7,000 पाउंड्स थे। इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट समझने की जरूरी है यहाँ पे कि जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं। तो अगर कभी लिक्विडेशन में कोई कंपनी जाती है वाइंडिंग अप के लिए तो सबसे पहले जो है डिवेंचर होल्डर को दिया जाएगा, उस कंपनी का जो भी रिमेनिंग एसेट बचा होगा वो सबसे पहले डिवेंचर होल्डर को जाएगा क्योंकि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को दिया जाएगा। द टोटल लाइबिलिटी वॉज अराउंड 17,000 पाउंड्स एंड द असेट वर ओनली 6,000 पाउंड्स। इन दिस केस द डिवेंचर रिकवरी वुड बी अ प्रायोरिटी अगेंस्ट द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो यहाँ पे जो है 17,000 पाउंड्स की जो है टोटल लाइबिलिटी कंपनी की बन के आती है, और एसेट जो कंपनी के पास होते हैं लिक्विडेशन के टाइम पे वो 6,000 पाउंड्स के होते हैं। तो इसलिए अब जब 6,000 पाउंड्स के उस एसेट हैं कंपनी के पास तो सबसे पहले जो 6,000 है उसमें से जो डिवेंचर होल्डर होंगे उनको पहले दिया जाएगा क्योंकि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, और उसके बाद की जो प्रायोरिटी है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को दी जाएगी। द एसेट ऑफ द कंपनी वुड गो टू द डिवेंचर होल्डर। सोलोमन इज द प्रेजेंट केस।
अब यहाँ पे जो सोलेमन था वो सिंगल डिवेंचर होल्डर था इस कंपनी का, तो इसलिए जो कंपनी के जो एसेट्स थे उसके लिक्विडेशन के टाइम पे जो भी वैल्यू रहती वो डिवेंचर होल्डर को जाती। और सोलेमन एक सिंगल डिवेंचर होल्डर था जिसके पास सारे शेयर, जिसके पास सारे डिवेंचर थे। बट एज सोलेमन was the debenture holder, the unsecured creditor called it upon a liquidator and alleged that the company was a sham. It was mere agent of Solomon, and he shall be liable personally to indemnify the debts of the company. अब जब सोलेमन को सारी डिवेंचर जो उसके पास डिवेंचर थे उसके यहाँ पे जो एसेट थे कंपनी के वो दिए जाने लगे, तो जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया और लिक्विडेटर को कहा कि ये जो कंपनी बनाई गई है ये शैम है, ये नकली है, और जो कंपनी है वो और ये सैलमन है, ये एक तरीके से एजेंट के तौर पे हैं दोनों, और ये दोनों एक ही हैं। कंपनी और सैलमन अलग अलग नहीं है, ये एक ही हैं। इसलिए जो है उनका जो डेप्ट्स हैं वो पहले पे किया जाए, और ये सैलमन जो है जिसको डिवेंचर होल्डर के बिहाफ पे ये एसेट दिए जा रहे हैं, इसी से ये पर्सनली लाइबल हो उनका जो डेप्ट है कंपनी का वो चुकाने के लिए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। अब इस केस के इश्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो मेन इशू इस केस में उठा वो ये था कि वेदर सोलेमन कंपनी लिमिटेड वाज अ लीगली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। जो सोलेमन ने जो कंपनी बनाई, जो सोलेमन कंपनी लिमिटेड है, क्या वो लीगली जो है एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है या नहीं। सेकंड इशू इसमें उठा कि वेदर मिस्टर सोलेमन वाज पर्सनली लाइबल टू पे द डेप्ट ऑफ द कंपनी, कि जो कंपनी ने जो भी डेप्ट लिया, जो भी उसका कर्जा था, क्या मिस्टर सोलेमन जो है वो पर्सनली लाइबल होंगे कि वो उसको पे करे। अब इस केस के जजमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस केस में जो प्रिंसिपल है वो निकल के आए सेपरेट लीगल एंटिटी का, जिसको कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी भी कहा जाता है, और लिमिटेड लाइबिलिटी का। तो ये जो सोलेमन वर्सेस सोलेमन का केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इसी केस से पहली बार जो है सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट निकल करके आया। द हाउस ऑफ लॉर्ड emphasized the importance of the corporate entity. It unanimously held that company was a separate legal entity with its own right and liability. जो यूनाइटेड किंगडम का हाउस ऑफ लॉर्ड्स था उसने यही बात कही कि जो कंपनी है और जो सोलेमन है वो दोनों अलग अलग है, सेपरेट हैं, और दोनों के अपने राइट्स और लाइबिलिटी हैं। द कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन। वंस द रिक्वायरमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन वर मैट, द कंपनी बिकम अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है और जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है अगर वो पूरी कर दी जाती है, तो कंपनी और पर्सन दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनको एक समान नहीं माना जा सकता। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो उस टाइम का यूनाइटेड किंगडम का कंपनी लॉ था उसमें मिनिमम एक शेयर जो है मेंबर्स के पास होने चाहिए, तभी वो उस कंपनी का मेंबर कहलाता। इसलिए एक एक शेयर जो है उसकी वाइफ, डॉटर और 4 बच्चों को दिए गए। द लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर वॉज अफर्म्ड। द कोर्ट हेल्ड दैट द शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी वॉज लिमिटेड to the nominal value of their share. Mr. Solomon, as the majority shareholder, was not personally liable for the company debts beyond the amount unpaid of his shares. अब यहाँ पे यही बात आई कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी भी लिमिटेड लाइबिलिटी है, मतलब जितना उनके वैल्यू है वहाँ शेयर्स की उतनी ही उनकी लाइबिलिटी बनती है। बाकी कंपनी चाहे कितना भी डेप्ट ले ले वो शेयर होल्डर की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, वो कंपनी पे करेगी, क्योंकि कंपनी और जो शेयर होल्डर हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। Next is, this case firmly created the legal concept of corporate will between the company and its owner. तो यहाँ पे जो है कॉर्पोरेट वेल का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल करके आया कि कंपनी और जो पर्सन है दोनों के बीच में जो है अलग अलग हैं, और दोनों के बीच में एक तरीके से पर्दा है, मतलब कंपनी अलग है और जो पर्सन है वो अलग है। कॉर्पोरेट वेल सेपरेट्स द आइडेंटिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर फ्रॉम दैट ऑफ इट्स प्रोप्राइटर्स, शील्डिंग shareholder for personally liability for the corporation's actions and duty. तो कॉर्पोरेट वेल का मतलब यही है कि पर्सन और जो पर्सन है और कंपनी है वो दोनों अलग अलग हैं, और वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा जो भी पर्सन है कंपनी की जो लाइबिलिटी है और डेप्ट है उसके लिए। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कुछ पूछना है तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।